में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी पृथ्वी गोल है। दूसरा पॉइंट, एक विशेष यान, यहाँ पे यान होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यान यानी स्पेसशिप कहते हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण गुण पाया जाता है, इसी कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे आपके हाथ में पेन है या गेंद है, उसका अगर हाथ से छूट जाता है तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के गुण के कारण उसको अपनी ओर खींच लेती है। या फिर आप गेंद को ऊपर आसमान में उछालते हैं, फिर वो वापस ही आता है पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान में एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल एवं सुंदर दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर केवल यह नजर आता है कि समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी। सुनीता ने 6 महीने से ज़्यादा का समय अंतरिक्ष में व्यतीत किया और जो वापस आई तो हजारों बच्चे उनसे मिले। और भारत के लोग अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोगों के ऊपर गुरुत्व के कारण, ये प्रश्न सीटेट ने पूछा है। अगला देखिएगा, सुनीता के अनुभव के बारे में हम जानते हैं। तो सुनीता ने वहाँ 6 माह तक रुका और क्या अनुभव किया देखिएगा कि स्पेस में एक जगह टिक करके नहीं बैठ सकते, स्पेसशिप में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, पानी भी नहीं रुकता था, पानी क्या बुलबुले बनकर तैरा करता था, चेहरा या हाथ में धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था और कपड़ा गीला करना पड़ता था। कंघी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और तैरने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को चिपकाना पड़ता था। सुनीता के अनुभव को पृथ्वी का गुरुत्व समझने में मदद करेंगे। मतलब जो सुनीता के अनुभव है, इससे बच्चे क्या सीखेंगे? तो पृथ्वी का गुरुत्व समझने में मदद करेंगे। सुनीता ने यह उड़ान 9 दिसंबर 2006 को भरी। पृथ्वी पर कुछ भी उठा ले तो वो वापस ही आएगा। ये चीज़ हमने आपको अभी प्रैक्टिकली बताई। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप से में गई थी। जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है तो हवा उसकी चाल कम कर देती है। सुनीता विलियम्स ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे अभाव था। पिछले पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण अभाव के कारण, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का अनुभव सुनीता विलियम्स के द्वारा नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। दूर स्पेसशिप से देशों का विभाजन नहीं दिखता है, ये विभाजन हम लोगों के द्वारा किया गया है। उपग्रह का प्रयोग टीवी, टेलीफोन और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। टूटता तारा क्या है? इसको हम उल्का पिंड भी कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है, जिसमें बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं कि ये मन्नत मांग ले, हम पूरी हो जाए, है ना, टूटता तारा देख करके। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए। सन 2007 में सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। चैप्टर नंबर 12 खत्म हो जाए तो कहा जा रहा है कि अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया जाता है। तेल के अलावा पृथ्वी के नीचे एलपीजी, सीएनजी गैस भी पाई जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि खाना पकाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एलपीजी, या हम कह सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका प्रयोग वाहनों में इस्तेमाल होने वाले प्रदूषण को, मतलब ये जो गैस है इससे क्या है, ये प्रदूषण रहित ईंधन है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे बन सकता है। खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों में बनता है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक तरीकों और मशीनों से गहराई तक पाइप को और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचती हैं। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। 2019 में इस लाइन से प्रश्न पूछा गया है। इसमें बहुत सारी चीजें मिली और छुपी होती हैं। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। खनिज तेल से हमें केरोसिन, डीजल,
पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस मिलता है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है आगे आपको बताया जाएगा। एलपीजी खाना पकाने की गैस होती है। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। गोबर से बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में होता है, जिसको आप कंडा कहते हैं या उपला कहते हैं। हमारे देश के लगभग 2/3 जनसंख्या उपले, लकड़ी और सूखी पत्तियों का प्रयोग करती है। कितनी संख्या? लगभग 2/3। ये एनसीईआरटी का डेटा कह रहा है, तो बाई चांस अगर प्रश्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। यह सब केवल खाना बनाने के लिए नहीं, तापने के लिए, पानी गर्म करने के लिए भी प्रयोग होते हैं, जो प्रदूषण बढ़ता है। चैप्टर नंबर 13 है बसेरा ऊंचाई पर। अंग्रेजी में लोनार का अर्थ होता है अकेले रहने वाला। जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश शब्द होता है लोनली, गाना भी आपने सुना होगा ना, मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली तेरे बिन। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि लोनार का मतलब होता है अकेले रहने वाला। मुंबई के बारे में आप जानते ही हैं, भीड़ वाला शहर है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान 3 राज्यों से होकर के गुजरना पड़ता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे देगा कोई और यहाँ पे रिप्लेस करके। इसको नोट करिएगा। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। मनाली कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं से बचने के लिए नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में लकड़ी के घर या ढाल वाली छतों के घर, छात्रों नहीं होगा, ढाल वाली छतों के घर, और वह बर्फ से ढके रहते हैं। लद्दाख में झूले झूले का मतलब है स्वागत स्वागत। तो कोई आता होगा तो सबसे पहले क्या है? झूले झूले कहा जाता है। तासी का घर 2 मंजिल का है। घर पत्थरों का है। दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की गई है। ये सब कहने में आपको लग रहा होगा आसान है, दिख रहा होगा, बट यहाँ से ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन यहाँ से बता देगा, छप्पर की जगह कर देगा टीन। आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा विकल्प गलत है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे घर होते हैं लद्दाख में? मिट्टी और चूने की पुताई होती है। अंदर से छप्पर की तरह घर होता है। इसमें लकड़ियों की सीढ़ियों को प्रयोग किया जाता है। नीचे की मंजिल जानवरों के लिए रखा जाता है। ज़्यादा सर्दी में नीचे की मंजिल में आ जाते हैं। नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। पेड़ों के मोटे तने छत को मजबूत बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। लाल मिर्च, सीताफल, मक्का और धान लद्दाख में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सब्जी सुखा लेते हैं और ये सर्दियों में प्रयोग करते हैं। यहाँ लकड़ी के घर ठंड से बचाते हैं। लद्दाख में टेढ़े मेढ़े, सकरे और पहाड़ी रास्ते हैं। चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई पर है। यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है। बहुत ऊंचाई पर लोग सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द और कमजोरी महसूस करते हैं। वहां पेट्रोल पंप मैकेनिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति, इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमा करते हैं। चांगपा लोग घूमते तो हैं, मतलब घुमाऊ तो होते ही हैं, जो हमेशा एक ही जगह पे नहीं रहते। चांगपा लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना शाल बनती है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। यह लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। चांगपा लोग अपनी हर चीज को अपने घोड़ों के नाम पर मतलब रखते हैं इनकी चीज। चांगपा लोग अपनी हर चीज को अपने घोड़ों और याक पर रखते हैं। याक मतलब जानते हैं, पहाड़ी वो होता है, पहाड़ी बैल, तो याक पर रखते हैं, ठीक है। और इन्हें 2 से ढाई घंटे अपना डेरा समेट कर निकलने में लगता है। चांगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं? तो रेबो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। याक के बाल बहुत मजबूत और गर्म होते हैं, जो ठंडी बर्फीली हवाओं से रक्षा करते हैं। यहाँ सर्दियाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती हैं। सर्दियों में मतलब हवाएं जो हैं बहुत ठंड हवाएं चलती हैं। रेबो के पास से भेड़ बकरियों के रखने के लिए जगह बनी होती है। इसे चांगपा कहते हैं। क्लियर हुई ये बात? चांगपा कहते हैं, चांगपा लेखा कहते हैं, सॉरी। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हैं।
चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री से काफी कम हो जाता है। 42वां पॉइंट ये कहा जा रहा है। 43वां पॉइंट है यहाँ पे, लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख करके बनाते हैं। समझ में नहीं आया होगा ये पॉइंट क्या? देखिए, कहने का मतलब ये है जो दीवारें होती हैं वहां की, लेखा की दीवारें जो लिखने वाली, ठीक है, उनको कैसे बनाया जाता है? तो पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रख करके बनाया जाता है। हर परिवार अपने जानवर पर विशेष चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और लौट कर फिर आकर के गिनती करती हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में है तो कुछ पानी में है। कश्मीर में हर गली में बेकरी है, ठीक है। ये कश्मीरी रोटी नहीं बनाते हैं, बेकरी से खरीद करके खा लेते हैं। कारगिल श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है। पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, बहुत पतली होती है, फिर भी ये गर्म होती है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, आपकी किताबों में इसका उत्तर गलत दिया होता है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वो बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर मिलती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? बकरी के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। इन बालों को बकरियां गर्मी में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होंगे। एक बुनकर लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक साधारण शाल बनाता है। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी और लगभग 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। डोंगा नाव श्रीनगर की डल झील में मिलती है। अंदर से यह कई कमरों के घर जैसी लगती है। लकड़ी एक सुंदर डिजाइन होती है। कहने का मतलब ये हुआ जो हाउस बोट होता है, इसकी जो लकड़ी होती है उस पर, लकड़ी पर एक सुंदर डिजाइन होती है। ये हाउस बोट की शीलिंग पर होती है, जो डिजाइन होती है। इस डिजाइन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं खत्म बंद कहते हैं, जो कि जिक्सा पैटर्न में होती है। कश्मीर के गांव में ये मान करके चलिएगा एक प्रश्न इस चैप्टर से जरूर आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें बातें कही जा रही हैं, कहीं से भी कोई 4 पॉइंट दे करके आपसे सही गलत पूछ सकता है। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं, ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? डैब कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे टैब लिखा है, डैब होगा ये। इन्हें डैब कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें सुंदर पैटर्न बना होता है। क्या बना होता है? इसमें सुंदर पैटर्न बना होता है। यहाँ पे पैटर्न है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे होगा पैटर्न बना होता है। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। पूरा मैराथन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है चैप्टर वाइज हर तरीके से। चैप्टर नंबर 14 है भूकंप के बारे में। जब धरती कांपी, तो भूकंप कैसी आपदा है? ये एक प्राकृतिक आपदा है, बाकी इसमें आप जानते ही होंगे। गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। कहाँ आया था? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। जब भूकंप आए तो क्या करना है? खुले मैदान में जाना है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि एक शिक्षिका कक्षा 4 में पढ़ा रही है, भूकंप के बारे में जानकारी दे रही, तो क्या क्या चीजें बताए बच्चों को, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। घर से बाहर निकलना नहीं है। फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मेज के नीचे छिप जाएं और उसे कस करके पकड़ लें जब तक हिलना डुलना बंद ना हो जाए। सुबह के समय 26 जनवरी 2001 में अहमदाबाद में भूकंप आया। इस शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई और 250 निकाले गए शाम तक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक हैं जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। बालिस्तिया एक काल्पनिक पात्र है जिसमें एक बेवकूफ यानी बुद्धू से बौने व्यक्ति के रूप में इस पाठ में दर्शाया गया है। हमारी मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है, जो हम बोल रहे हैं, जो हवा निकल रही। सर्दियों में हाथ पर फूंक मारने पर गर्माहट का एहसास होता है। गर्म वस्तुओं को फूंक मार करके ही ठंडा किया जा सकता है। फूंक का इस्तेमाल तरह तरह के वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, सीटी आदि बजाने के लिए भी किया जाता है। सांस गर्म होती है और कहा जा रहा है सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर
पानी की बूंदें जैसे बन जाती है, यह नमी शीशे को धुंधला करती है। स्टेथोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिससे हमारे हृदय की धड़कनों को तथा हमारी सांसों को सुना और गिना जाता है। भारी होने के कारण ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा हल्की ऊपर ऊपर उड़ जाती है। चैप्टर नंबर 16 है कौन करेगा यह काम। सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत बहुत संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। बच्चे सीख सकें कि कचरा साफ करने के लिए अन्य तरीके क्या हो सकते हैं, मशीन या कोई अन्य तरीका। गांधी जी के करीबी थे जिनका नाम था महादेव भाई देसाई। महादेव भाई देसाई इनका नाम था। और इनके बारे में अगर हम और डिटेल से बात करें तो इनका बेटा था जिसका नाम था नारायण यानी बावला। ये कितने साल का था? तो ये 11 साल का था और ये आश्रम में ही रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट देखिए, भीमराव अंबेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे जब वे 7 वर्ष के थे। इन्हीं की अगुवाई में ही भारतीय संविधान तैयार हुआ और नारायण जी के साथ साबरमती में थे। ये वहां सबका अपना अपना काम बटा हुआ था। इनका एक काम था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। उस समय एक ही समाज का यह काम था, पर गांधी जी ने यह अछूत वाली सोच दूर करने के लिए खुद सफाई का जिम्मा उठाया। महाराष्ट्र के वर्धा शहर में गांधी और महादेव भाई ने यह काम। तो चैप्टर नंबर 17 फांदली दीवार। लिंग भेद का मतलब है लड़के लड़के में भेदभाव करना। लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो या खेल कूद का क्षेत्र हो। अफसाना मंसूरी मुंबई के नागरपाड़ा बास्केटबॉल टीम में है। अफसाना मंसूरी कहाँ से है? तो मुंबई के नागरपाड़ा बास्केटबॉल की टीम में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में। सोलापुर मुंबई में है। सोलापुर कहाँ है? मुंबई में। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। अफगाना मंसूरी मुंबई नागरपाड़ा बास्केटबॉल की टीम से है। तो आगे समझिएगा, बच्चे को यह समझाया जाए कि खिलाड़ी होते हैं वे अपने खेल की योग्यता से जाने जाते हैं, ना कि जाति और आर्थिक स्तर से जाने जाते हैं। यानी जो भी खिलाड़ी जाने जाते हैं वो अपने योग्यता से, ना कि जाति के स्तर से। बच्चू खान प्ले ग्राउंड मुंबई में है जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के रखा गया है। चलिए चैप्टर नंबर 18 जाए तो जाए कहाँ। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़े गांव में जतराया का जन्म हुआ। यहाँ बड़े के साथ काम करने छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी के और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना, उनकी नकल करना। ये सब जो है बच्चे लोग भी सीख जाते हैं बड़े के साथ। नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने के कारण उन्हें सिंदूरी गांव जाना पड़ा। क्या हुआ? छोड़ करके सिंदूरी गांव सब लोग चले गए। वहां इस गांव में जतराया के टीन के चादर से बना एक कमरे का घर मिला। वहां व्यवस्था के नाम पर तो सब था लेकिन कोई काम का नहीं था। जैसे नल है तो पानी नहीं था, तो वो अपना क्या हुआ, चले गए छोड़ के। नए गांव में हर चीज़ पैसे से मिलती थी, जैसे दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं का खुराक और लकड़ी आदि सभी पैसे से मिलते थे। यहाँ के लोग खेड़े वाले को बिन बुलाए मेहमान कहते थे। क्या कहते थे? बिन बुलाए मेहमान, जो वहाँ से छोड़ करके नए गांव में आए थे। तो वे अपने ज़मीन और जानवर बेचकर फिर कहाँ चले गए? मुंबई चले गए। वे अपने ज़मीन और जानवर बेच कर मुंबई आ गए। यहाँ मछली पकड़ने, कटे हुए जालों को मरम्मत का काम शुरू किया। बेटा शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता है, तो कभी किसी मेम साहब की थैलियाँ उठाता, तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाके पानी की खाली बोतल ढूंढकर कबाड़े वाले को बेचता है। तो इस तरह से वहाँ चल रहा था। यहाँ खोली में रहते इस उम्मीद के साथ कि धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाए। जतराए रह रही थी अपने बच्चे लोग के साथ, सोच रही थी अगर चाहे तो वहाँ अगर रहे, धीरे धीरे क्या हो, सब चीज़ ठीक हो जाए। डामर को कोलतार भी कहा जाता है। जो कोलतार है इसका दूसरा नाम क्या है? डामर। तो डामर को कोलतार भी कहा जाता है। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। नए गांव में सब चीज़ पैसे से मिलता था और यहाँ
क्या कहा जाता है, बिन बुलाए मेहमान कहा जाता है। चैप्टर नंबर 19 किसानों की कहानी और बीज की जुबानी। वान गांव गुजरात में है। बाजरे का जन्म वान गांव में हुआ था। वान गांव अनाज साग सब्जी के लिए बहुत ही मशहूर है। पुराने समय में बीजों को सूखी लौकी को मिट्टी से लिप कर रखते थे। पुराने समय में बीजों को और सूखी लौकी को मिट्टी से लिप कर रखते थे। बीजों को नीम की पत्तियां कीड़ों से बचाती है। ऊंधियू एक प्रकार की पकी सब्जी है जो बर्तन को उल्टा रखकर कोयले के अंगारों के बीच पकाई जाती है। ऊंधियू जो है एक प्रकार का क्या है, सब्जी है जो बर्तन को उल्टा रखकर कोयले के अंगारों के बीच पकाई जाती है। गुजरात में ऊंधियू का मतलब होता है उल्टा होता है। ऊंधियू का मतलब उल्टा होता है। ऊंधियू बाजरा के रोटी मक्खन दही और छाछ के साथ खाए जाते हैं। तो बिल्कुल चीज़ें समझ गए होंगे, वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए, एक ही तरह के फसल उगाने से और कई प्रकार के रसायन का प्रयोग करने से ज़मीन जो है बंजर हो जाती है। देहरी गांव गुजरात में है। देहरी गांव जो है कहाँ है, गुजरात में है। क्रोटोना पौधे की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती है। क्रोटोना की पत्तियां मुरझाने लग जाती है तो इससे संकेत मिल जाता है कि इन्हें पानी देनी जरूरी है। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं क्रोटोना के बारे में। ये सिंचाई का सूचक है। पानी जब कम जाती है तो इसका पत्तियां मुरझाने लगती है, तो किसानों को पता चल जाता है कि पानी पौधों को चाहिए, तो इससे संकेत मिल जाता है क्रोटोना वृक्ष से। केंचुआ जमीन में सुरंग बिल बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देती है जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। इसलिए केंचुआ किसानों का मित्र होता है। केंचुआ जो होता है जमीन के अंदर सुरंग बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है और ज़मीन को उपजाऊ बना देता है, इसलिए केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। क्रोटोना क्या है, सिंचाई का क्या है, पानी के स्तर को बताता है। पानी को बताता है कि पानी कम है या अधिक है। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 20 किसके जंगल। झारखंड में कुड्डुक एक आदिवासी समुदाय है। सुनमनी एक चमकता सितारा का गर्ल स्टार है। झारखंड में क्या, कुड्डुक एक आदिवासी समुदाय है और सुनमनी क्या है, वहाँ का एक चमकता सितारा का गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़की की असाधारण कहानी है जिन्हें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी है। इस साधारण लड़की की असाधारण कहानी है। सुनमनी हर रविवार को जंगल में बच्चों को ले जाती और जंगलों में घूमते समय बच्चे को वहाँ पेड़ पौधे जानवरों की पहचान कराती है। तो कुड्डुक कहाँ का आदिवासी है, झारखंड का एक आदिवासी है। और सुनमनी क्या है, चमकता सितारा का गर्ल स्टार है। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। सुनमनी का पूरा परिवार पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचते थे। उनकी माँ बांस की टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी और बूढ़ी माई जंगल को साझा बैंक मानती थी। ये जो बूढ़ी माई थी ये सुनमनी का, वो बैंक को साझा बैंक मानती थी। जंगल समाप्त हो रहे थे क्योंकि कहीं खदान खोद रहे थे तो कहीं बांध बन रहे थे। वास्पी दीदी पत्रकार और सुनमनी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करने लगी। यानी सुनमनी थी और वासवी दीदी पत्रकार थी। ये दोनों जंगल बचाओ आंदोलन में क्या करने लगी, काम करने लगी। सुनमनी जब 21 साल की थी तो उसे वासवी दीदी को कई लोगों को मदद के द्वारा एक केंद्र खोला गया जिसे तोरांग रखा गया। यानी जब 21 साल की थी सुनमनी तो वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला गया जिसका नाम रखा गया तोरांग। कुड्डुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। कुड्डुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। सुनमनी के परिवार वहाँ के जड़ी बूटी इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे उसे बेचकर। चलिए, झूम की खेती। ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में होता है जैसे मिजोरम साइड। झूम की खेती का तरीका निराला है। यह फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, मतलब कुछ साल तक इसे छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह को बांस या जंगल उग जाते हैं तो उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते समय आसपास के पेड़
न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। फिर जब ज़मीन खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जुताई नहीं की जाती है, बस मिट्टी को हल्के हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, यानी मिट्टी को हल्के उड़ेड़ देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। यानी झूम की खेती के बारे में क्या है, वहाँ पहले कुछ समय के लिए खेत को छोड़ दिया जाता है, और जब उसमें बाँस वगैरह कुछ भी जो आ जाते हैं जंगल तो उसको काट करके फेंका नहीं जाता है, बल्कि उसे वहाँ पर ही गिराया जाता है, जला करके, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसे जोताई नहीं किया जाता, मिट्टी को उड़ेड़ दिया जाता है और बीजों को छिड़कर एक ही खेत में बहुत प्रकार के बीज डाल दिया जाता है। चलिए समझिएगा आगे। वहाँ जो बाँस उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, बस गिराकर जला देता है, और राख जो ज़मीन का खाद का काम करती है। पहले भी बता चुके हैं आपको झूम की खेती में जब ज़मीन तैयार हो जाती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर उड़ेड़ दिया जाता है। चलिए एक ही में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय अनचाहे घास पौधे उखाड़े नहीं जाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। फसल के समय जो अनचाहे खरपतवार, जो घास उस हो जाते हैं, उसे उखाड़ कर फेंका नहीं जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, उसे वहाँ पर ही गिरा दिया जाता है, ताकि ज़मीन की मिट्टी में ही मिल जाए वो, और ज़मीन उपजाऊ बनती है। मिजोरम में मुख्य फसल का क्या है, चावल। झूम की खेती में मुख्य फसल जो मिजोरम में होता है वो क्या है, चावल है। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे किस प्रकार की झूम की खेती होती है, और वहाँ में मिजोरम में मुख्य फसल क्या है, चावल है। यहाँ खरपतवार को माने फेंका नहीं जाता, बस वहीं पर गिरा दिया जाता है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, चेराव नाच भी किया जाता है। चेराव नाच होता है मिजोरम में। इस नाच में जमीन पर बांस के डंडे लेकर दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका हुआ मिजोरम में जब फसल हो जाता है तो उसमें त्यौहार मनाया जाता है, और उसमें चेराव नाच किया जाता है। उसमें डंडे लेकर के दो लोग आपस में जोड़ी आते हैं, बैठते हैं, उसे पीटते हैं और नाचते हैं। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए, तो ये आपका था झूम की खेती। अब हम समझते हैं आगे। तो आगे चैप्टर नंबर 21 है, किसकी झलक किसकी छाप। किसकी झलक किसकी छाप। हमारे कुछ गुण जैसे हंसना, छिकना, नाक की बनावट आदि हमारे परिवार के लोगों से मिलते जुलते हैं। हमारे कुछ गुण हमारे दूर के रिश्तेदार से भी मिलते जुलते होते हैं। कुछ बोल जन्म से अपने माता पिता के पास लेते हैं, तो कुछ आदत को गुण हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। हमें अपने परिवार से मिलने वाले गुण आनुवांशिकता आधारित होती है। आनुवांशिक गुण पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं। पोलियो एक वायरस से होता है, यह आनुवांशिकता रोग नहीं है। तो ये आपको समझ गए होंगे। हमारे जो कुछ गुण हैं, हमारे जैसे हंसना, छिकना, नाक की बनावट, कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ पास के होते हैं, कुछ रिश्तेदार के होते हैं। हम लोग जो बोलते हैं, ये जो होता है भाषा, हम कुछ माता पिता से सीखते हैं और कुछ वातावरण से भी सीखते हैं। तो चलिए आगे समझिएगा। पोलियो जैसे वायरस जो है जनित बीमारी जन्मजात नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले गैंगर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान के परिवार में हुआ था। मेंडल ने 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किया, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए, एक नई बात खोज निकाली और कई नई बात का खोज निकाली। मेंडल ने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं, यानी वो डबल में होते हैं, पेयर में होते हैं। बीज या तो चिकना होगा या खुदरा होगा, खुदरेदार होगा। पौधे का तना लंबा होगा या तो नाटा होगा। इस पौधे के बारे में बताएं, मटर के पौधा पीला होगा या तो हरा होगा। तो मेंडल में इस तरह से मटर के पौधे के कुछ गुण बताएं जो कि जोड़ियों में था, जैसे बीजों का या तो चिकना होगा या तो खुदरेदार होगा। पौधे तो के तना या तो लंबा होगा या तो नाटा होगा। पौधा पीला है या तो हरा होगा। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे।
पोलियो जैसे वायरस जो है वो बीमारी जन्मजात नहीं होती है, ये चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। और ऑस्ट्रिया में रहने वाले गेंगर मेंडलर का जन्म 1822 में हुआ था। उन्होंने बहुत पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त की है, खास करके मटर के प्रयोग के बारे में बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए चैप्टर नंबर 22, फिर चला काफिला। फिर चला काफिला। दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। दशहरा जो है वर्षा ऋतु के बाद आता है। पूरन चोरी चने की दाल की मीठी रोटियां होती है जिसे कढ़ी के साथ खाया जाता है। पूरन चोरी जो है चने की दाल की मीठी रोटियां होती है जिसे कढ़ी के साथ खाया जाता है। ऐसे मशीन जो ज़मीन के नीचे से पानी बाहर निकालने का काम आता है उसे ट्यूबवेल कहलाती है। ट्यूबवेल कहलाती है। गन्ने की खेती पानी मांगती है। सिंचाई के अलग अलग तरीके होते हैं जैसे ट्यूबवेल, नहर। कर्ज वसूल करने वाले को मुकद्दम कहा जाता है। कर्ज वसूल करने वाले को क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है। काफिला में लोग पलायन करते हैं। काफिलों में लोग पलायन करते हैं। बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। आज तक